पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी स्टेट में अगर कोई पर्सन है जहाँ पे वो लैक करता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब मनी, किस चीज़ के लिए, जिसमें वो अनेबल होता है फुलफिल करने के लिए बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ आपको मोटा मोटा बता दूं तो जो होता है रोटी कपड़ा और मकान होता है, उसको हम बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ बोलते हैं। अगर किसी भी इंसान पे वो फाइनेंशियल रिसोर्स ही नहीं है उन चीज़ों को कमाने के लिए, तो उसको हम एक तरीके से गरीब बोल देंगे। बाकी और थोड़ी इसकी जो और अच्छी डेफिनेशन है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। हमारे इंडिया में ये ध्यान रखना, पॉवर्टी को कैलकुलेट कौन करता है, तो जैसे जो मैंने कल बताया था वही NSO ही करता है, जो 2019 में नई कमेटी बनाई थी रंगनाजर कमेटी के रिकमेंडेशन पे। और 17 अक्टूबर याद रखना इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी है। यूनाइटेड नेशन ने इसको बनाया है और मतलब माना है, तो इंटरनेशनल डे है ये, ठीक है ना। अब ये देखो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या होते हैं। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी कैसे कैसे कॉज होती है। या तो हाई पॉपुलेशन हो, मतलब आप देख के चलो कि भाई रिसोर्सेज तो मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि हमारे पास केयर है, लिमिटेड है ना। उसमें अगर आपकी पॉपुलेशन हाई हो जाएगी तो रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, है ना, तो भाई गरीबी बढ़ने लग जाएगी, ठीक है ना। और कैसे होता है अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब गरीब बेरोजगारी हुई या फिर जितनी एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पा रही, तो पॉवर्टी बढ़ती है ना। डिस्पैरिटी ऑफ इनकम होता है, मतलब अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब 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 होते जा रहे हैं, ठीक है ना, तो जाके पॉवर्टी बढ़ती है ना। अर्बन रूरल डिवाइड होता है, मतलब गांव के बहुत ज़्यादा गरीब हो रहे हैं और जो अर्बनाइज्ड एरिया है वो और अर्बन होता जा रहा है, मतलब वो और साख सहूलियत उसको मिलती जा रही है ना। या फिर पॉवर्टी को होने का एक और है ओनरशिप ऑफ एसेट्स। मान लो जैसे खेत होते हैं, तो किसी कोई कोई तो बहुत बड़ा जमींदार है, 500-600 बीघा खेत है, और कोई कोई जो होता है जिसके पास 1-2 बीघा ही खेत होता है और इतना वो उस पर उगा नहीं पाता, तो वो भी एक पॉवर्टी। आपने देखा होगा कि भाई वो लोन पे पैसे उठाते हैं, फिर उनकी फसल थोड़ी खराब खरूब हो जाती है, तो भाई वो लोन पे पैसा उठाते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है, तो भाई फिर वो गरीबी में और निकल जाते हैं। तो इसलिए ये ये कुछ कॉजेज हैं, ये आपको याद रखने नहीं है, बस ये आपको समझने हैं कि कॉजेज क्या क्या होते हैं पॉवर्टी के। तो पॉपुलेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया, रूरल अर्बन का डिवाइड हो गया, इनकम में डिस्पैरिटी हो गया। भाई अंबानी और आप में भाई कौन, अंबानी और कोई गरीब होगा जो जो झोपड़पट्टी में रहता होगा, तो वो उसके ज़्यादा जो झोपड़पट्टी में रहता होगा वो ज़्यादा गरीब होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। ओनरशिप ऑफ एसेट्स मैंने बताया ही है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी हम दो तरीके से जो देखते हैं, ठीक है ना। एक तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, एक रिलेटिव पॉवर्टी होती है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी कौन सी होती है, तो इसमें देखो ये क्या लिखा हुआ है, पॉवर्टी अकर्स ड्यू टू द डेप्रिवेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स। मतलब वो वाली पॉवर्टी, वो वाली गरीबी जो कि बेसिक ह्यूमन नेसेसिटीज ना होने की वजह से होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। जैसे कि फूड, क्लोथ, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, ठीक है ना। इसको हम मेजर कर सकते हैं। मेजर मतलब कोई भी कंट्री होगी वो एक बोल देगी कि भाई 30 रुपये से कम कमाने वाला गरीबी रेखा के नीचे है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो है कि जब आपने कोई भी एक पॉवर्टी लाइन बना दी है कि इससे नीचे वाले लोग गरीब होंगे, तो उसको जब आप नापते हो तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर आती है। और पॉवर्टी लाइन क्या होती है, पॉवर्टी लाइन एक मोटा माटी बता दूं कि एक लाइन होती है जो बताती है कि भाई इससे ऊपर वाले गरीब नहीं है, इसके नीचे वाले गरीब है। तो आप दो तरीके से नाप सकते, जो मेजरमेंट होता है उसका दो तरीके से हो सकता है। या तो आप ये बोल दो कि अगर कोई इंसान अर्बन है या रूरल है, इसमें अगर वो इतनी कैलोरी इंटेक कर रहा है पूरे दिन में, तो वो पुअर नहीं है या पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। या तो आप ऐसे बोल दो कि अगर वो एक महीने में या एक दिन में इतने रुपया कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है या नीचे है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग कंट्री के अलग अलग कंट्री में अलग अलग पॉवर्टी लाइन होती है, तो वो वेरी करती है। जैसे इंडिया की अलग होगी, ऑस्ट्रेलिया की अलग होगी, अमेरिका की अलग होगी, तो वेरी करती है वो कंट्री टू कंट्री में, ठीक है ना। मान लो कि जैसे किसी ने बोल दिया कि अगर वो 47 रुपये से कम कमाता है तो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएगा, तो ठीक है ना, फिर वो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे माने जाएंगे। और एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी ये होती है कि जब आप किसी को, जैसे उसमें तो आपको गवर्नमेंट ने किसी भी नेशनल इंस्टीट्यूशन ने बता दिया कि भाई इससे नीचे आप पुअर हो गया, पॉवर्टी होगी। रिलेटिव पॉवर्टी होती है जब आप किसी से कंपैरिजन करते हो, जैसे कि मैं मुकेश अंबानी से कंपैरिजन करने लग जाऊँ कि भाई कौन पुअर है। वैसे तो मैं पुअर नहीं हूँ, पर अगर मैं अंबानी से कंपेयर करने लग जाऊँगा तो हाँ मैं पुअर हूँ।
तो रिलेटिव पॉवर्टी होती है जब आप कंपैरिजन करते हो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का सोसाइटी में। जैसे मैं हूँ, मैं किसी अपने से जो छोटा होगा उससे कंपेयर करने लग जाऊँ तो मैं उससे अमीर हूँ, ठीक है ना। अगर मैं अंबानी या फिर अडानी से कंपेयर करने लग जाऊँ तो मैं उससे गरीब हूँ। तो वो रिलेटिव पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट होता है। वो उसके उसमें सब अलग अलग अमीर गरीब होते हैं। पर एब्सोल्यूट पॉवर्टी होता है कि आपको सीधा सीधा बता दिया है कि भाई इससे नीचे वाले अमीर होंगे, इससे ऊपर वाले इससे ऊपर वाले गरीब नहीं होंगे और इससे नीचे वाले गरीब होंगे, ठीक है ना। अब अलग अलग तरीके से पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया गया है, अलग अलग कमेटी बनी थी। तो बस सबसे पहले याद रखना कि दादा भाई नेहरू जी ने जो अपनी बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें इन्होंने कंप्यूट करा था कि जो 16 से 35 रुपए पर कमा रहा है वो कम कमा रहा है तो वो पॉवर्टी के अंदर है, ठीक है ना। जो उससे कमा रहा है वो उसके ऊपर है। तो अभी तक हमारे जो 3 मेन कमेटी हैं ये आप देखो, पहली कमेटी है लकड़ावाला कमेटी 1993 में आई थी, फिर तेंदुलकर कमेटी और एक रंगाराजन कमेटी 2014 में आई थी, ठीक है ना। इसके बाद आप देखो इन्होंने क्या करा था, लकड़ावाला कमेटी ने इन्होंने कैलोरी इनटेक को नॉर्म बनाया था कि जैसे इसमें लिखा है अगर 2400 कैलोरी रूरल में कोई इंसान है वो इनटेक कर रहा है या फिर 2100 कैलोरी अर्बन में इनटेक कर रहा है तो वो पॉवर्टी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर उससे नीचे होगा तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएगा, ठीक। तेंदुलकर कमेटी ने क्या करा कि कंजम्पशन मेथड के साथ साथ इन्होंने ये चीज़ें और इंक्लूड करनी शुरू कर दी, फूड, एजुकेशन, हेल्थ और शेल्टर, ठीक है ना। और इन्होंने क्या बनाया, यूनिफॉर्म बास्केट बनाया। मतलब बस जो प्रोडक्ट उन्होंने अर्बन के लिए लिए वही प्रोडक्ट उन्होंने रूरल के लिए भी लिए, ठीक है ना। इन्होंने रूरल में क्या लिखा देखो कि जो रूरल में 816 रुपये या अर्बन में 1000 रुपये कमा रहा है वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, ठीक है ना। और पर डे के हिसाब से अगर आप रूरल कोई गांव में 27 रुपये से ज़्यादा कमा रहे हो तो आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो। अगर अर्बन में आप 33 रुपये से ज़्यादा कमा रहे हो तो आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो, ठीक है ना। और इसमें इन्होंने बताया था कि 21.9% लोग और 269 मिलियन पीपल पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं इंडिया में, ठीक है। रंगराजन कमेटी में क्या था, इन्होंने ये वाली बास्केट ली, कैलोरी, प्रोटीन, नॉन फूड एसेंशियल्स ये सब लिया था, ठीक है ना। इन्होंने क्या करा था, रूरल में 972 और अर्बन में 1407 रुपीज़ का मार्क करा था कि भाई अगर इससे नीचे कमा रहा है तो क्या होगा, पॉवर्टी लाइन के नीचे होगा, इसके ऊपर होगा तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर होगा। और पर डे का इसमें 32 रुपीज़ रूरल का और अर्बन का 47 रुपी पर डे। और इन्होंने 29.5% 363 मिलियन पीपल को पॉवर्टी के लाइन के नीचे बताया था, ठीक है। 3 कमेटी याद रखनी है और इसमें बस ये चीज़ें मेन है, ये चीज़ें ज़्यादा याद रखनी है आपको कि कितना कितना बनाया था और इनका ईयर, ठीक है ना, ये याद रखना है और कितने परसेंट बताया था, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद आपको देखना है एक इंडेक्स होता है जिसको बोलते हैं, कभी कभी पूछ लेता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसको कौन बनाता है, UNDP प्लस जो ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूशन है ना वो बनाता है और 2010 में ही शुरू करा था। इसमें आपको बस ध्यान ये रखना है और पेपर में पूछेगा कि इसके कितने डायमेंशन और कितने इंडिकेटर होते हैं। तो 3 इसमें डायमेंशन है जिसमें कि एक है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब आप किस तरह के जीवन यापन कर रहे हो। और हेल्थ और एजुकेशन तो आप समझ ही गए। एजुकेशन के अंदर जो इसके 10 इंडिकेटर है उसमें आपको देखना है, पहला है ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब कितने साल तक पढ़ाई करी, स्कूल अटेंडेंस, एक साल में कितनी बार स्कूल जाता है। हेल्थ में क्या है, चाइल्ड मोरालिटी, मतलब 5 साल से कम के कितने बच्चे की डेथ हो जा रही है। अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से कितने बच्चे 5 साल से नीचे है जो जिनकी डेथ हो जा रही है। और न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी आपके पास है नहीं है, सैनिटेशन आपके पास है नहीं है, ड्रिंकेबल वाटर है नहीं है, कुकिंग फ्यूल है नहीं है, LPG है नहीं है, मतलब आप लकड़ी से बना रहे हो या फिर आप LPG यूज़ कर रहे हो, हाउसिंग और एसेट्स। तो इसमें आपको याद रखना है 3 डायमेंशन और 10 इंडिकेटर। बस कभी कभी ये पूछ लेता है कि इसमें से इंडिकेटर देके पूछ लेगा कि ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में ये वाला इंडिकेटर है या नहीं है। तो आपको बस आइडिया रखना है कि हाँ 3 इसमें एजुकेशन, हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और इसमें ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, चाइल्ड मोरालिटी ये सब कुछ है, ठीक है ना। ऑप्शन में पूछेगा, ऑप्शन में देके आपसे पूछेगा। इसके बाद देखते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी से तो आप समझ ही रहोगे, इनइक्वालिटी ये होता है कि जिसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके पास नहीं है। इनइक्वालिटी मतलब कि किसी के पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं और किसी के पास नहीं है। तो इनइक्वालिटी को कैसे बोल सकते हो आप कि गैप इन बिटवीन, गैप किसके बिटवीन, रिच एंड द पुअर, मतलब अमीर और गरीब में जो गैप है उसको इनइक्वालिटी बोलते हैं।
इनइक्वालिटी होने की वजह क्या है? वजह देख लो आप। पहला तो वही होगा कंसंट्रेशन ऑफ एसेट्स, मतलब एक इंसान के पास तो भाई 500-600 बीघा ज़मीन है, एक इंसान के पास खाली 1 बीघा ज़मीन है, तो भाई वो ऑब्वियसली भाई उसकी इनइक्वालिटी बढ़ेगी ही, ठीक है ना? अगर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उनको अर्बन बायस होगा, मतलब जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होंगे वो रूरल में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे, खाली अर्बन अर्बन सिटी में ही अगर वो इन्वेस्टमेंट करने की सोचें तो फिर रूरल और अर्बन की इनइक्वालिटी बन जाएगी कि भाई रूरल रूरल तो भाई डेवलप ही नहीं कर पाएगा, अर्बन भाई उससे ज़्यादा डेवलप कर जाएगा, ठीक है ना? जब महंगाई ज़्यादा होने लग जाएगी तब इनइक्वालिटी बढ़ेगी, महंगाई हो गई और जो नॉर्मल इंसान है वो तो फिक्स सैलरी ड्रॉ कर रहा है, और जो अमीर होगा भाई उसको तो इन्फ्लेशन से इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो वहाँ पे फिर इनइक्वालिटी बढ़ने लग जाती है, ठीक है ना? और जब आप बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन में यूज़ करने लग जाते हो, मतलब आप पहले तो इंसानों की मदद ले रहे थे, लेबर की मदद ले रहे थे किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, अब आप मशीन का ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गए हो, तो फिर उनको काम नहीं मिलेगा जो लेबर आप यूज़ करते थे किसी भी चीज़ को बनाने में, ठीक है ना? जैसे मान लो आप पहले गेहूँ हार्वेस्ट करते थे, तो मतलब उनको पीट के जब उनके गेहूँ निकालते थे, अब क्या होता है कि अब हार्वेस्टर आता है, वो उसमें गेहूँ डालो और भाई दाना निकल के आ जाता है, तो फिर उससे क्या होगा, जो लोग थे जो आपका जो गेहूँ निकालने में मदद कर रहे थे उनकी जॉब चली गई, तो फिर भाई वो पॉवर्टी कह रहा इनइक्वालिटी फिर बढ़ेगी, ठीक है ना? इनइक्वालिटी को मेजर कैसे करते हैं, इसके कुछ मेथड है। एक होता है इसमें गिनी कोफिशिएंट बोलते हैं उसको, गिनी कोफिशिएंट बोलते हैं, और वो इनका नाम था कोराडो गिनी, 1912 में इटली में दिया था, ठीक है? ये जो गिनी कोफिशिएंट होता है वो 0 से लेके 1 तक के बीच में होता है, तो 0 का इसमें मतलब होता है परफेक्ट इक्वालिटी, मतलब परफेक्ट इक्वालिटी का मतलब है कि अगर 100 लोग एक कंट्री पर रह रहे हैं तो 100 के 100 सेम इनकम ले रहे हैं, ठीक है ना? और 1 का मतलब ये है कि परफेक्ट इनइक्वालिटी है, परफेक्ट इनइक्वालिटी मतलब अगर 100 लोग हैं तो खाली एक तो पूरी इनकम ले रहा है और 99 इनकम ही नहीं ले रहे, कुछ भी इनकम नहीं कमा पा रहे, तो 0 तो हो गया परफेक्ट इक्वालिटी, 1 हो गया परफेक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है ना? मान लो एग्जांपल से कि अगर 0.29 था पहले, अब हो गया 0.36, तो 1 के पास जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि उस कंट्री में इनइक्वालिटी बढ़ रही है, ठीक है? यह बात आप समझो कि अगर 0 के जितना पास होगा उतनी इनइक्वालिटी कम होगी, जितना 1 के पास होगा उतनी इनइक्वालिटी ज़्यादा होगी, ठीक? गिनी कोफिशिएंट के साथ साथ और क्या आता है, एक लॉरेंस कर्व होता है। लॉरेंस कर्व किस लिए यूज़ होता है? वो लॉरेंस कर्व को आप ये मान लो कि जो गिनी कोफिशिएंट है ना उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेगा कि लॉरेंस कर्व किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप याद बोलोगे कि इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है लॉरेंस कर्व, ठीक है ना? अब कभी कभी ये पूछ लेता है कि अगर इनइक्वालिटी है या इनकम की इनइक्वालिटी है तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? उससे फ़र्क ये पड़ता है कि जो अमीर है वो और अमीर हो जाता है ना? जिनके पास होता है और जिनके पास नहीं होता उनके पास मतभेद होने शुरू हो जाते हैं। जैसे अब इंडिया को पता है, आपको पता है कि इंडिया में इनइक्वालिटी है, तो भाई हम कितना अडानी अंबानी का विरोध करते हैं कि भाई उनके पास तो इतना है, उन पे टैक्स लगा दो, उनसे पैसे ले लो, है ना? उनको इतनी सहूलियत क्यों दी जा रही है? तो जिनके पास होता है और जिनके पास नहीं होता, मतलब जो जो लोग हैं जिनके पास अ, पैसे ज़्यादा हैं और जिनके पास पैसे कम है उनसे उनका फिर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लग जाता है, ठीक है ना? और लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है। जैसे आप बोलोगे कि भाई आप अडानी की ही मदद करे जा रहे हो या अंबानी की ही मदद करने जा रहे हो, अगर कोई आरोप लगाने लगे और आरोप भाई थोड़े बहुत सिद्ध भी हो गए या थोड़े बहुत मतलब बढ़ा चढ़ा के बोल दिए, तो भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार को गिराने की भी बात हो जाए, तो इसका इनकम इक्वलिटी से ये 3 चीज़ें भी हो सकती है, ठीक है? लास्ट हमको देखना है इसमें अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है क्या होता है? बेरोजगारी होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉय। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान बेरोजगार है? उसका कुछ उसकी कुछ कंडीशन है कि आदमी बेरोजगार कब होता है, तो उसकी कंडीशन ये है कि अनएम्प्लॉयड पर्सन मतलब वो होगा जिसके पास एबिलिटी टू वर्क है, मतलब काम करने की काबिलियत है, काम करना वो चाह भी रहा है और वर्किंग एज में भी है 15 से लेके 60 की, ठीक है ना? पर उसको काम नहीं मिल रहा करंट वेज रेट पे,
करंट वेज रेट जो भी मतलब आज का वेज रेट होगा उस पर अगर उसे काम नहीं मिल रहा तो वो बेरोजगार कहलाया जाएगा। मतलब उसके पास काबिलियत है और वो विलिंग है, मतलब वो करना चाहता है और वर्किंग एज में है, पर उसे तब भी काम नहीं मिल रहा करंट वेज रेट पे। मतलब अगर 500 रुपये आज की वेज है और अगर उसको 300 मिल रहा है तो भी उसको बेरोजगारी मानेंगे। अगर उसको 500 की पूरे 500 रुपये वेज मिल रही है तो ही उसको हम एम्प्लॉयड मानेंगे। अब कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के रीज़न भी होते हैं, ठीक है ना। रीजंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट क्या है भाई? अगर आपका स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा हो, भाई आप जो इंडिया है बहुत कम कम रेट से डेवलप कर रहा हो, तो भी भाई अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है कि मतलब और कंट्री तो फास्ट डेवलप कर रही है, इंडिया कम। मान लो अगर इंडिया कम कर दिया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाए, मतलब भाई नौकरियां तो कम है, पॉपुलेशन भाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसे होता है, सरकारी नौकरी बहुत कम है, भरते बहुत ज़्यादा है, तो भाई नहीं मिल पाती, तो भाई फिर बिना नौकरी के रहना पड़ता है तो बहुत दिन तक, है ना। एजुकेशन सिस्टम आपका ख़राब हो तो नहीं मिल, तो एक अनएम्प्लॉयमेंट की वजह बन जाती है। मिसमैच, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप अनएम्प्लॉयड हो सकते हो, है ना। और भाई अगर गवर्नमेंट की प्लानिंग बहुत अच्छी नहीं है, लिमिटेशन है उसमें, वो अच्छे से प्लान नहीं कर पा रही कि भाई हमको एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करनी है आगे आगे, तो भी भाई दिक्कत है, जब भी आपको फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। तो मेथड होते हैं कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के, कि मेजर कैसे करते हैं कि आदमी इंसान अनएम्प्लॉयड है नहीं है। तो 3 मेथड हैं। पहले को बोलते हैं यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस। इसमें अगर आप 365 दिन में से अगर 30 दिन भी काम कर रहे हो ना तो आपको एम्प्लॉयड माना जाएगा, ठीक है। बी है करंट वीकली स्टेटस। तो करंट वीकली स्टेटस में है अगर आप 7 दिन के वीक में अगर एक दिन भी काम कर रहे हो तो आपको एम्प्लॉयड माना जाएगा। और करंट डेली स्टेटस में यह है कि अगर आप 24 घंटे में से 4 घंटे भी काम कर रहे हो तो आपको एम्प्लॉयड माना जाएगा, ठीक है। तो ये 3 है, इसमें से अलग अलग कंट्री मेजर करने के लिए यूज़ करती हैं। तो कोई कोई तो पूरे साल का देखता है, कोई कोई हफ्ते का देखता है कि आपने एक हफ्ते में कितने दिन एम्प्लॉयड रहे, कोई कोई दिन का देखता है कि आप अगर आप एक दिन में देखूं कि आप रोज हर दिन में अगर आपको 4 घंटे एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो आप एम्प्लॉयड हो, ठीक है। अब लास्ट में ये है कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखनी है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट किस किस तरह की होती है। तो पहली तो आप देख लो स्ट्रक्चरल होती है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट हुई है ये स्किल मिसमैच की वजह से हुई है। मान लो पहले बिना एआई के नौकरी करते थे, अब भाई एआई का ज़माना आ गया, आपको एआई की वाली स्किल आती नहीं है तो आपको निकाल दिया, तो जो जो आप अनएम्प्लॉयड हो गए उसकी वजह से वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में चला जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आएगा डिस्गाइज्ड। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जहाँ पर ज़रूरत तो मान लो 5 लोगों की है पर आप नौकरी पर रख रखे हैं 10 लोग, तो वो भी एक तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट ही माना जाता है। मान लो ये बहुत ज़्यादा ये कहाँ यूज़ होता है, ये हाँ ये बहुत ज़्यादा उसमें एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। मान लो एक खेत है, उसमें आपको पता है कि 3 लोगों से जो अनाज उगेगा वो 100 किलो उगेगा, पर आपने देखा कि भाई आपके घर में तो बेरोजगार ज़्यादा हैं तो आपने 8 लोग लगा दिए, अनाज तो उगा 100 के 100 ही, तो 3 भी लगाते तो भी 100 किलो उगता, 8 लगाए तो भी 100 किलो उगता। तो बाकी के जो 5 या 6 आपने लगाए उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत कम थी, मतलब जीरो के, अगर उनको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और आपकी पैसे और चले गए, ठीक है ना। तो उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो ही रही जो आपने और फालतू लगाए थे, तो वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में चला था। डिसगाइज का मतलब होता है जो छुपा हुआ होता है। मतलब आप ये तो बोल सकते हो कि आपने उसको काम दे दिया करने के लिए, पर आप ये पर उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करा, ठीक है ना। फिर तीसरी होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये वाली अनएम्प्लॉयमेंट होती है ड्यू टू मार्केट कंडीशन। मान लो आपने एक जॉब छोड़ी दूसरी जॉब के लिए देखने के लिए चले गए, ठीक है ना, तो जो 3-4 महीने आप अनएम्प्लॉयमेंट रहोगे वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में चली जाएगी। मान लो कि आपने किसी फैक्ट्री में काम करते हो, आपने स्ट्राइक बोल दी तो उन्होंने बोला कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे, तो उस दिन जो 3-4 महीने स्ट्राइक चलेगी उस दिन के लिए जब आप अनएम्प्लॉयड होगे, जो वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाएगी, ठीक है। एक होती है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ये अकर होती है क्यों? ड्यू टू ट्रेड साइकिल रिसेशन। मान लो कि भाई आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो और मंदी आ गई है, मंदी मतलब कि काम नहीं चल रहा जैसे बोलते हैं, तो भाई आपको निकाल देंगे, वो लोग निकाल देंगे। तो ठीक है, अब 1 साल तक मान लो आप अनएम्प्लॉयड रहे,
फिर मार्केट फिर से तेज़ होने लग गया तो भाई फिर से आपको रिक्रूट कर लिया। तो ये जो आपको टेम्पररी और शॉर्ट टर्म के लिए जो आपको निकालेंगे ना, रिसेशन या मंदी या जो ट्रेड साइकिल की वजह से, वो साइक्लिक में आ जाता है कि आपको भाई मंदी थी तो निकाल दिया, अच्छा चल रहा है तो रख लिया, तो वो होता है ना। क्रॉनिक होता है, क्रॉनिक मतलब आप, क्रॉनिक का मतलब ये होता है कि जो बहुत लंबे समय से चल रहा हो। जैसे क्रॉनिक इलनेस होती है, क्रॉनिक इलनेस का मतलब है कि देखो भाई बचपन से ही इसको ये इलनेस है। तो क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म से होती है, कि भाई गरीबी से, है ना, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से, ट्रेडिशनल टैक्स से। मान लो भाई आपने, आप गरीब हो बहुत ज़्यादा, आपको भाई आप पढ़े नहीं लिखे नहीं, है ना, आपको भाई काम करने के लिए कोई स्किल नहीं मिली, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट, आपके पास पैसे हैं नहीं कि आप रिक्शा रिक्शा खरीद लो, तो आप अपनी गरीबी के चक्कर में बहुत पहले से ही, जैसे जो लोग होते हैं जो रोड के साइड में रहते हैं, तो वो कैसे गरीब होते हैं, वो भाई बहुत पहले से ही मतलब क्रॉनिकली ही गरीब होते हैं वो, ठीक है ना, गरीब होते हैं और उनके पास कुछ काम भी नहीं होता करने के लिए। तो जो गरीबी की वजह से बहुत बहुत दिन से अनएम्प्लॉयड है, उसको क्रॉनिक में रखेंगे। टेक्नोलॉजी में तो वही है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई भाई, जैसे अब पहले सब फाइल पे काम करते थे, फिर कंप्यूटर आ गए, तो फाइल, कंप्यूटर के आ जाने से जो फाइल वाले लोग हैं जो उनको निकालेंगे, तो वो जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी उसको टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। एक होती है कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। ये कैसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जैसे आप कंस्ट्रक्शन में काम करते हो या केटरिंग में काम करते हो, भाई इसमें एम्प्लॉयड कैसे होगा आप, आज भाई शादी का सीज़न है तो भाई आप एम्प्लॉयड हो, शादी का सीज़न नहीं है तो आप अनएम्प्लॉयड हो, तो वो कैजुअल में चली जाएगी, ठीक है ना। सीजनल कैसी है, सीजनल वैसी है कि जो आप पर्टिकुलर सीजन में तो आप एम्प्लॉयड हो, और बिना वो सीज़न चला गया तो आप अनएम्प्लॉयमेंट हो। मान लो जैसे धान लगाने वाली आपकी लोग हैं, तो जब धान की खेती होगी तो आप उनको बुला लोगे, आप उनको एम्प्लॉयमेंट दे दोगे, पर अगर धान की जो सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो भाई फिर उनको रखोगे नहीं, आप उनको निकाल दोगे, तो भाई वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में चली जाएगी, है ना। तो आज के चैप्टर में तो बस ज़्यादा नहीं था, इतना ही था। मेरे ख्याल से भाई आज आपको समझ में भी सब आ गया होगा। अब आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, बाकी ये तो हो गया।